आगे बढ़ने का मतलब है कि अब सेट चैप्टर का जो सेकंड सेशन था, मतलब जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, अब हमको वो पढ़ना है, ठीक है। अब आपको कुछ कुछ लिखना ही पड़ेगा, यू हैव टू कीप राइटिंग। देखिए कुछ सिंपल रिजल्ट्स, सम सिंपल रिजल्ट्स हम लिखने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल हैं, फिर भी हम लिख लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। पहला इनमें से है कि यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, डैश निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब 5। यूनिवर्सल सेट u डैश इज इक्वल टू 5। बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड, अगर हम लोग एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें पूरी पूरी दुनिया मिल जाएगी, यानी कि यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। थर्ड, अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ओरिजिनल सेट मिल जाएगा, a डैश का डैश इज इक्वल टू a। फोर्थ, a और a डैश का अगर आप यूनियन करोगे, यानी मेरे सेट के अंदर और मेरे सेट के बाहर सबको अगर शामिल करोगे तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और a और a डैश में, यानी a के एलिमेंट्स और बाहर के एलिमेंट्स में कॉमन ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी a इंटरसेक्शन a डैश इज नथिंग, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। उसके बाद आप a को यूनियन करते हो अगर यूनिवर्सल सेट से, यूनियन करते हो किससे? यूनिवर्सल सेट को a से, तो क्या मिलेगा भाई? यूनियन का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट जो इधर भी हैं और उधर भी हैं, जब आपने इधर यूनिवर्सल ले ही लिया है तो वो तो सारे एलिमेंट्स आ ही जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो ये हमारे कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन हैं जो कभी कभी काम आ जाते हैं, या आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं। ऐसे ही कुछ और ऑब्जर्वेशन हैं, उनको भी लिख लेते हैं। लॉज ऑफ एल्जेब्रा, अगर हमारे पास सेट ए, सेट बी एंड सेट सी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन ए दोनों ए ही होता है। ए यूनियन फाई इज ए इंटरसेक्शन यू इज ए। यस, देख लीजिए क्विकली। ए यूनियन ए इज ए यूनियन फाई इज ऑल्सो ए इंटरसेक्शन ए इज ए, एंड a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू a। ये आपका फर्स्ट 4 रिजल्ट्स हो गए। यस, इसके बाद फिफ्थ लिखिए, a यूनियन b इज सेम एज b यूनियन a इंटरसेक्शन b इज ऑल्सो सेम एज b इंटरसेक्शन a। मतलब आगे हो या पीछे हो वैल्यू सेम होती है, कम्यूटेटिविटी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि 2 + 3 सेम एज 3 + 2, लेकिन प्लस ऑपरेशन तो पढ़ा है नंबर्स के लिए। एक नया ऑपरेशन पढ़ा इस साल हम लोगों ने, यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन, तो इनके लिए कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, ये आपको कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन इंटरचेंज दिस 2 थिंग्स इन बोथ यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन, दे आर इक्वल। अगर हम 7th देखते हैं और 8th देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और बाद में यूनियन कर रहे हैं सी से, ये निकालना हो, या आपको पहले बी और सी का यूनियन निकालना हो और बाद में ए से करना हो यूनियन, इन दोनों की वैल्यू भी सेम आती है। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी, यानी एसोसिएशन चाहे ए और बी का हो या बी और सी का हो, ब्रैकेट कहीं भी लगा हो, इससे आंसर सेम मिलेगा, एज इफ की ब्रैकेट है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, एंड सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, 9th एंड 10th लिख लेते हैं हम। ये कुछ डिफरेंट है थोड़ा। देखिए, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी ये आपने देखा था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी यहाँ पर होल्ड करती है। और कैसे कि ए यूनियन, बाहर यूनियन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, पहले वाले से यूनियन, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये इसकी वैल्यू होती है। हाँ, और सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो। अगर बाहर इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन के बाद लिखा है बी यूनियन सी, तो पहले इंटरसेक्शन करेंगे पहले वाले के साथ, फिर करेंगे बाद वाले के साथ, और बीच में आएगा यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज द रिजल्ट। डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अरे कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स,
याद होना चाहिए। अब 11 12 की बारी। अब ये क्या लिखा है देखिए, इनको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज, DEMORGAN, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या है, ए यूनियन बी का जो डैश है, ए यूनियन बी का जो डैश है, इट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। क्या चीज़ हो रही है देखिए, एक तो डैश जा रहा है अंदर अलग अलग सेट में लग रहा है, और साथ में साइन रिवर्स हो रहा है, दोनों केस में सेम हो रहा है। डैश जा रहा है इंडिविजुअल सेट के साथ और बीच वाला साइन रिवर्स हो रहा है। ठीक, ये है डी मॉर्गन्स लॉज। तो ये लॉज हैं, आपको अगर पता होंगे, आप रिकॉल कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, तो आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर जल्दी आएंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। स्कूल्स में प्रूव करना भी बोल सकते हैं कभी कभार, या इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। अब ये प्रूव करना कोई जेई या किसी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो होने से रहा, आपके स्कूल्स में ऐसे प्रूव करने बोल सकते हैं, किसी भी एक एक्सप्रेशन से आपको शुरू करना पड़ेगा कि प्रूव दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूव करने बोलेंगे। तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं स्कूल के पर्पज से बता रहा हूँ ये, ठीक है, वरना जेई के लिए हम लोग नहीं बताते इसको। इसमें स्ट्रैटेजी क्या है देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर दो सेट x और y इक्वल हैं, अगर दो सेट x और y इक्वल हैं, तो हमने पढ़ा था कि वो तभी हम इक्वल मानते हैं इनको जब अगर कोई एलिमेंट x के अंदर है तो पक्का वो y के अंदर होगा, और अगर कोई एलिमेंट y के अंदर है तो पक्का वो x के अंदर भी होगा। Every element of x is also an element of y, and every element of y is also an element of x. Only then they are said to be equal sets. ये हमने पढ़ा था, और इसी इंग्लिश को यहाँ मैथमेटिकली लिखा है कि they are equal if every element of x is also an element of y, and every element of y is also an element of x. In other words, x is a subset of y and as well as y is a subset of x. अगर हम ये शो कर पाते हैं तभी हम ये कह पाएंगे कि x और y इक्वल सेट्स हैं। तो अब अगर मुझे इक्वल शो करना है तो मुझे उसके लिए इन दोनों को शो करना पड़ेगा कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब ये कैसे करें, चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे करते हैं देखिए, आप इसमें हम एक जनरल एलिमेंट से शुरू करते हैं। सपोज मैंने एक जनरल एलिमेंट लिया x, सपोज हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। पहले हम शो करेंगे कि लेफ्ट इज सबसेट ऑफ राइट, और फिर हम शो करेंगे कि राइट इज सबसेट ऑफ लेफ्ट, और ये दोनों शो हो जाएगा तो मतलब दे आर इक्वल। अभी हमने लेफ्ट से जो लेफ्ट का जो एक्सप्रेशन है उसका हमने एक जनरल एलिमेंट मान लिया x, ठीक है। अब इसमें हम देखिए ध्यान से, मैं आप ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप सुनिए ध्यान से। यहाँ पर हमने इसका एलिमेंट लिया है, मतलब हमने लिया है x इज एन एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, ऐसा हमने लेट किया है। अगर ये ट्रू है, हमने लेट किया है, तो इससे हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि पक्का इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, क्योंकि वो उससे कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, जिससे हम मतलब निकाल सकते हैं विच इम्प्लाइज फर्दर दैट x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ना वो a को बिलोंग कर रहा है, ना वो b को बिलोंग कर रहा है, तभी तो वो a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हम इन्फर कर सकते हैं, और इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे हम ये कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू a का मतलब होता है x बिलोंग्स टू a डैश, x डज नॉट बिलोंग टू b का मतलब होता है x बिलोंग्स टू b डैश। यस, अगर ये दोनों हम कर चुके हैं तो यहाँ एंड भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू a डैश एंड b डैश। अगर ये इन दोनों का मेंबर है x, तो पक्का है कि कॉमन मेंबर है, और इसलिए वो इंटरसेक्शन के मेंबर भी है। x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो हमने क्या शो कर दिया कि अगर कोई x एलिमेंट इसका मेंबर है, इसका एलिमेंट है, तो पक्का वो इसका एलिमेंट भी है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a u b डैश इज ऑल्सो डेफिनेटली एन एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, विच मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया कि a u b
A union B dash is contained inside A dash intersection B dash। हमने ये शो कर दिया, ठीक है, हमने एक तरफ का हिस्सा शो कर दिया, अब उसका उल्टा वाला शो करना है। तो शुरू कैसे करेंगे? शुरू करेंगे कि चलो एक और एलिमेंट ले लेते हैं y एलिमेंट लिया हमने राइट वाले पार्ट का, ठीक है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। तो y लिया हमने A डैश, y इज एन एलिमेंट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, हमने ये लिया। This definitely implies that y belongs to A dash and also y belongs to B dash, तभी तो वो उसके कॉमन में है। हाँ, इनके कॉमन पोर्शन में है का मतलब क्या होता है कि इधर भी है उधर भी है, यस, ठीक है, ये मतलब होता है। अब इससे हम फर्दर मतलब निकाल सकते हैं कि अगर वो A डैश को बिलोंग करता है मतलब वो A को बिलोंग नहीं करता है, ऐसे ही अगर वो B डैश को बिलोंग करता है मतलब वो B को बिलोंग नहीं करता है। यहाँ एंड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। अगर वो A को बिलोंग नहीं करता है, B को बिलोंग नहीं करता है, तो वो A यूनियन B को बिलोंग कैसे करेगा? हाँ, अगर वो A को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, B को बिलोंग भी नहीं कर रहा है, तो वो किसी भी एक को ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो यूनियन को बिलोंग कैसे कर सकता है? Y does not belong to A union B, which further implies that Y है, तो Y belongs to A union B dash। जब वो उसको बिलोंग नहीं करता है तो मतलब उसके डैश को बिलोंग करता है, कॉम्प्लीमेंट को, ठीक। तो क्या प्रूव किया आपने कि अगर Y एक एलिमेंट है जो A डैश इंटरसेक्शन B डैश का एक जनरल एलिमेंट लिया है हमने, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस A dash intersection B dash definitely is also an element of A union B dash, which means that this is a subset of this, ठीक, which means this is a subset of this। और अगर ये दोनों ट्रू हो चुका है, ये भी ट्रू हो चुका है कि लेफ्ट वाला इज सबसेट ऑफ राइट वाला एंड राइट वाला इज सबसेट ऑफ लेफ्ट वाला, तो इसको कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि दे आर इक्वल सेट्स, दे आर इक्वल सेट्स, ठीक है। अब आपको स्कूल एग्जाम्स में यहाँ पर थोड़े डिफिकल्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस सेम रहेगा, यानी आपको लेफ्ट से शुरू करके राइट तक पहुँचना है, राइट से शुरू करके लेफ्ट तक पहुँचना है, सेम तरीके से, ठीक है। यू कैन सी मोर एग्जाम्पल्स इन योर स्कूल बुक एंड बी मोर कंफर्टेबल, राइट। आई विल हैव टू मूव अहेड। Now, this is almost the last topic of this chapter. Some important results about cardinal number, the number of elements of a set. देखिए, अगर मैं 3 सेट्स लेता हूँ, या हम चाहे तो शुरुआत में 2 लें फिर 3 ले लें। अगर हम सेट्स लेते हैं और एक यूनिवर्सल सेट भी लेते हैं, तो 2 सेट वाले केस में, A और B वाले केस में, फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ सीन कुड बी देयर। A यूनियन B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये ब्लू कलर में है, मतलब मैंने कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं डेफिनेटली। यस, क्या नोट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, अभी देखें तो 1 2 3 4 5 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो 6 है। अब जब हम लोग इसको यहाँ 5 लिखेंगे और इसको यहाँ 6 लिखेंगे, तो उस दौरान आपने इनको तो 2 बार काउंट कर लिया होगा ना, एक बार इस 5 में भी और एक बार इस 6 में भी, तो डबल काउंटिंग कर लिया आपने उसका, इसलिए ज़्यादा आ गया, तो कुछ कम करना पड़ेगा। कितना कम करेंगे? जो 2 एलिमेंट्स आपने डबल काउंट किए, ठीक है, इन एलिमेंट्स को यहाँ भी काउंट किया, यहाँ भी काउंट किया, तो एक ही बार काउंट करना था, आपने 2 बार काउंट कर रखा है, इसलिए एक बार माइनस कर दिया। इस पोर्शन के मतलब कॉमन पोर्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, ठीक है। तो n ऑफ A इन दिस केस आ जाएगा 5 प्लस 6 माइनस 2, 5 प्लस 6 माइनस 2। यस, आप चेक कर लीजिए, दैट इज द आंसर। यूनियन B का मतलब क्या होता है कि हर एक को एक ही बार गिनना है। A यूनियन B
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हैं आपके 9 एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर। तो 6 प्लस नहीं 5 प्लस 6 माइनस 2 9, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है। अब इसके बाद इस दो सेट वाले केस में थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, हम चाहे तो लिख ले n ऑफ a माइनस बी, n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इसमें कह रहे हैं कि a माइनस बी, ये है a माइनस बी, ये पोर्शन a का वो पोर्शन जो b में नहीं है। a माइनस बी के एलिमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप a के टोटल एलिमेंट्स में से क्या माइनस कर दो, जो कॉमन है। 5 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा 3, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं बोलता हूं कि n ऑफ b माइनस से क्या होना चाहिए, n ऑफ b माइनस से क्या होगा, n ऑफ b माइनस से क्या होगा, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब की बार कॉमन वालों को n ऑफ b में से माइनस करेंगे तब मिलेगा आपको n ऑफ b माइनस a, राइट। कभी अगर आपको ऐसा मिल गया कि n ऑफ a डैश, तो उस समय आप बोलेंगे इट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट यूनिवर्सल सेट माइनस द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक। अभी अगर हम देखें तो a डैश मतलब इस a के बाहर वाले पूछ रहे हैं, तो पूरे में से a को माइनस कर देंगे तो a डैश मिल जाएगा। हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, उसमें से अगर मैं 5 को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स 10 माइनस 5, ठीक। कभी अगर पूछते हैं कि n ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b निकालना है, तो इसका आंसर होता है, पहले तो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ a और b। अगर आपसे ये देखकर पूछते हैं n ऑफ a एंड b का सिमेट्रिक डिफरेंस, तो पूछ क्या रहे हमसे, वो एलिमेंट्स a और b के जो किसी एक में है, दोनों में नहीं है, किसी एक में है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये वाले एलिमेंट्स काउंट करने हैं हमको और ये वाले एलिमेंट्स काउंट करने हैं हमको, इनको काउंट नहीं करना है, एक बार भी काउंट नहीं करना है, ये और ये पूछ रहे हैं हमसे। तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग बोलेंगे कि n ऑफ a प्लस n ऑफ b, n ऑफ a प्लस n ऑफ b, और इस दौरान क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया है तो 2 बार माइनस कर दिया, क्योंकि हमें तो काउंट करना ही नहीं है, ठीक। 2 बार काउंट हो गया है इस दौरान, इन दोनों को ऐड करने के दौरान ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो गया है, तो उसको चूंकि हमें लेना ही नहीं है इसलिए हमने 2 बार माइनस कर दिया, माइनस 2 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये रिजल्ट्स भी काम आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर एलिमेंट्स, अगर सेट 3 है a b एंड c, ये सपोज एग्जांपल लेते हैं 3 सेट्स हैं a b एंड c, तो उस केस में जो मोस्ट यूजफुल रिजल्ट है वो ये है कि n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस, रुको वापस बोलते हैं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a, यानी दो लेकर, प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक, प्लस n ऑफ a। तो सिंगल सिंगल पहले, फिर डबल डबल वाले माइनस और ट्रिपल वाला फिर से प्लस, ये है आपका रिजल्ट, ठीक है। लॉजिकली भी सही है। लॉजिकली क्या हो रहा है, लॉजिकली ये हो रहा है कि अगर हम देखें इसको देखते हैं अगर हम कि n ऑफ a मतलब ये हो गया, n ऑफ b n ऑफ c, ये हमने किया, तो इस दौरान क्या हो रहा है कि ये पोर्शन जो है n ऑफ a के अंदर भी है n ऑफ b के अंदर भी है, तो 2 बार काउंट हो रहा है। तो n ऑफ a n ऑफ b n ऑफ c जब कर रहे हैं तो ये 2 बार काउंट, ये 2 बार काउंट, ये 2 बार काउंट, ठीक है। तो इसलिए एक बार माइनस कर दिया तो एक बार काउंट हो गया। लेकिन ये जो पोर्शन था ये इन तीनों में भी काउंट हुआ था, बीच वाला पोर्शन, और इन तीनों में भी था, वो माइनस भी हो गया था। तो 3 बार ऐड हुआ, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो गायब हो गया। अब उसको फाइनली ऐड करना पड़ेगा ना भाई, इसलिए इसको ऐड किया, एक बार मिलाकर फाइनल आंसर, ठीक है। और ये देखिए
अगर हम इसमें भी देखें कुछ कम यूजफुल रिजल्ट्स हैं लेकिन काम आ सकते हैं, इसलिए नोट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट ए बी सी, सिर्फ 2 में ही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट्स आउट ऑफ ए एंड बी एंड सी। वो अगर निकालना हो तो हम बोलते हैं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए में से 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना होगा। देखिए ये पोर्शन है हमारा, जो हमारा कॉमन पोर्शन है, ठीक। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट सी है। ठीक है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं फिलहाल वो ये है। ओ गड़बड़ हो गया। मैंने बीच वाले को भी शेड कर दिया। हाँ ठीक है, इसके अगर एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो ये है। अब जिस लॉजिक से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, आप खुद समझने का ट्राई कीजिए कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं, ठीक है। और सेम तरीके से अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ सेट्स ए बी सी, मतलब अगर आपको सिर्फ ये चाहिए, ये ओनली ए वाले, ये ओनली बी वाले, कोई कॉमन नहीं, और ये ओनली सी वाले, अगर आपको ये चाहिए तो आपको फिर इसको यूज करना होगा। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आप एक बार ऑब्जर्व कर लें घर जाकर। अरे घर में तो आप हैं ही, चलिए लेट्स हैव लुक एट सम इलस्ट्रेशंस। हाँ, देखते हैं इस इलस्ट्रेशन को, जो अभी सीखा हमने वो कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें अब ये रेड कलर का पूरा है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ कलर। सपोज मैंने इसको ब्लू कर लिया, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी लिखिए और समझिए भी। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट में 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, "17 have taken mathematics." 17 have taken mathematics. 17 have taken mathematics. 10 have taken mathematics but not physics. इन 17 में से 10 लोगों ने मैथ्स तो लिया है लेकिन फिजिक्स नहीं लिया। निकालना क्या है? फाइंड the number of students who have taken both mathematics and physics. आपको M and P, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, दोनों जिसने ले रखे हैं वो कितने स्टूडेंट्स ये निकालना है। और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, जिसने फिजिक्स लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया, ये निकालना है। और क्या लिखा है आगे? इफ इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चों में से हर किसी ने या तो एक कोई लिया है या दोनों लिए हैं, पर ऐसा कोई भी नहीं जिसने कुछ नहीं लिया हो। फिजिक्स और मैथ्स में से कुछ भी नहीं लिया हो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक। कुछ ना कुछ तो पक्का लिया है, या तो एक या दो, ये बता दिया उन्होंने, ठीक है। अब करें क्या इसका? तो हम सबसे पहले तो बोलेंगे भाई कि इसमें सेट का नामकरण करना पड़ेगा। अपन एम और पी यूज करेंगे। तो कैपिटल एम और कैपिटल पी अगर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए, लेट एम बी द सेट ऑफ मैथ्स स्टूडेंट
those students who have taken maths and let P be the set of those students who have taken physics. अगर शुरू हम यहाँ से करते हैं, तो क्या क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया है कि 17 हैव टेकन, नहीं, सबसे पहले क्या दिया? 35 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कुछ ना कुछ तो पक्का लिया है, या तो M या P, एक या दोनों. ये 35 है. ठीक है, यही यूनिवर्सल सेट भी है और इसके बाहर कोई है नहीं. ठीक है, ये है M यूनियन P का नंबर. मैथ्स में कितने हैं? N of M is 17. N of M but not P, मतलब M minus P is 10. ये लिखा हुआ है. निकालना क्या है भाई? फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, मतलब M इंटरसेक्शन P निकालना है. उसके कितने एलिमेंट्स हैं? और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? फिजिक्स बट नॉट मैथ्स, मतलब P माइनस M निकालना है. तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में है हमारा N ऑफ M इंटरसेक्शन P, एंड सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है N ऑफ P माइनस M. ये भी निकालना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. सबसे पहले क्वेश्चन, जो वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है, निकालना क्या है. अगर ये समझ लिया तो समझ लो कि आपने आधी जंग जीत ली. ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं अच्छे से तो जो भी टाइम आप यूज़ करेंगे उससे टाइम खराब ही होगा आपका. तो आउट ऑफ 35 स्टूडेंट, जिनमें से कहा गया है कि मैथ्स से फिजिक्स तो पक्का किसी ना किसी ने लिया ही है, सबने लिया है. 17 हैव टेकन मैथ्स, तो N ऑफ M इज 17, N ऑफ M यूनियन P इज 35, N ऑफ M बट नॉट P इज 10. आपको निकालना है N ऑफ M इंटरसेक्शन P एंड N ऑफ P माइनस M. ये निकालना है आपको. ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, इसमें मेथड 1 में हमने सब कुछ लिखा पहले. तो अब मेथड 1 इज कि हम लोग जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं हम उनका इस्तेमाल करें. जैसे रिलेशंस होते हैं और जो लॉजिक होता है उसका इस्तेमाल करें. अगर मुझे N ऑफ M इंटरसेक्शन P निकालना है, तो मैंने M माइनस P की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, या A माइनस B की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, इट वॉज व्हाट, कि A माइनस B इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ F. Set A minus B is those elements of A which are not in B. Set A minus B is set of those elements of A which are other than those are common in A and B. ठीक, तो ऐसे यहाँ पर है कि M minus P क्या है? M minus P is M के वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन वालों को माइनस करना है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ M minus P is equal to N of M माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन P. ये दिया गया है और ये निकालना है, तो सब कुछ पुट कर देंगे. ये लो भाई, पुट कर दिया. 10 17 माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन P, आपका आंसर आ गया. 7 स्टूडेंट्स हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स. सेकेंड पार्ट क्या था इसमें? सेकेंड पार्ट था N ऑफ P माइनस M निकालना था. ठीक है, सेकेंड पार्ट था N ऑफ P माइनस M निकालना था. तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए इट इज इक्वल टू N ऑफ P माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन P. सेम तरीके से ये क्या होना चाहिए? N ऑफ P माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन P. ठीक, ये होना चाहिए. यस. अब इसमें से मेरे पास, मुझे ये तो निकालना है, पर क्या मेरे पास N ऑफ P है? नहीं है. क्या मेरे पास ये N होना चाहिए. क्या मेरे पास M इंटरसेक्शन P है? यस, है मेरे पास. तो मेरे पास ये है. ठीक है, मुझे ये पता नहीं है. अगर ये पता होता तो मुझे ये निकल आता है. फिर मैं क्या करूं? फिर मैं रिकॉल करता हूं कि मेरी एक यूजफुल रिलेशन क्या थी. वो क्या थी? वो थी N ऑफ M यूनियन P, N ऑफ N यूनियन P इज इक्वल टू N ऑफ M प्लस N ऑफ P माइनस N ऑफ M intersection P. Yes, N of M union P is equal to N of M plus N of P minus N of M intersection P. मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ये. मुझे निकालना है ये. और अब आप सोचिए जरा, देख के क्या करना चाहिए.
सोचिए सोचिए। हाँ, सोचिए, सोच लिया भाई। कुछ लोग बोलेंगे कि हम एक काम करते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि हमको ये निकालना है, उसके लिए पहले ये निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये तो मेरे पास पहले से है। तो एन ऑफ पी निकालने के लिए पहले यहाँ से एन ऑफ पी निकाल लेंगे और उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, वो भी ठीक है। पर आप साफ साफ देखिए कि हमको यही तो निकालना है। इसको रख दो, इसको रख दो, ये आ गया। यही तो निकालना है हमको, ठीक है। बस हमने 35 रख दिया, इसका वैल्यू 17 रख दिया, एन ऑफ एम का वैल्यू, बाकी जो बचा वो डेफिनेटली एन ऑफ पी माइनस एम ही है, और इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। ठीक है। ओके, ये एक 2 सेट्स एम और पी को लेकर एग्जाम्पल था। इससे अगर हम एक तरीके से जो हमने देखा अभी ऐसे किया, अब एक तरीका और है, वो भी हम लोग करके देखते हैं। अभी हमने कोई वेन डायग्राम का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। मेथड 2 फॉर सॉल्विंग सेम क्वेश्चन इज यूजिंग वेन डायग्राम। देखिए, ये हमारे सपोज एम और पी, एम एंड पी, हमसे कहा गया है कि इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह का डेटा हमारे पास है, ठीक है। या तो हम लोग इसमें ऐसे एबीसी को इंट्रोड्यूस करके इसमें इक्वेशंस फॉर्म करके सॉल्व कर लें, एक तरीका ये है। और या फिर हम वो भी ना करें तो हम इवन वर्बली भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कई क्वेश्चंस में, लेकिन पहली बार हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले हम लोग इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करने वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया कि एम यूनियन पी यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 है। अगर मैंने इसको इस रीजन के स्टूडेंट्स को ए कहा, इसके रीजन के स्टूडेंट्स को बी कहा, इसको सी कहा, तो हमें मिल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब सारे मिलाकर यूनियन इज गिवन एज 35। एम जो है मैथ्स, उसमें ए और बी है कॉमन वाले और एक्स्ट्रा वाले ए, तो वो हमको 17 बोला गया है। उसके अलावा हमें बोला गया है कि ओनली मैथ्स वाले यानी कि इसमें ए जो है वो 10 है। तो जो हमें डेटा ये दिया गया था, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, पहले हमने उसको एबीसी के टर्म्स में लिखा। दैट्स कॉल्ड फॉर्मिंग द इक्वेशंस। नाउ वी कैन सी कि देयर आर 3 वेरिएबल्स बट दीज आर सिंपल इक्वेशंस। वी हैव द वैल्यू ऑफ ए, पुट इट हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ बी, और बी मिल गया तो दोनों को पुट करेंगे इसमें तो मिल जाएगा सी। इस तरीके से आपने सेकेंड और थर्ड को इस्तेमाल करके आपने बी निकाल लिया, और जो बी आपको मिल गया है उसको और ए की वैल्यू को पुट किया फर्स्ट वाले में, उससे आपको सी मिल गया 7 एंड 18। हमको बी और सी तो निकालने थे, हमें क्या निकालना था, हमसे कहा गया था कॉमन एम और फिजिक्स दोनों, एम और पी दोनों, मैथ्स और फिजिक्स दोनों वाले कौन से हैं, मतलब बी निकालना था। और हमसे कहा गया था कि ओनली फिजिक्स नॉट मैथ्स वाले थे, मतलब सी निकालना था। तो इस तरीके से निकाला, ठीक है। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। Suppose there is a set A and set B such that A has 3 elements and B has 6 elements. Set A contains 3 elements, set B contains 6 elements. What is minimum number of elements in A union B? ये पहला क्वेश्चन है। What is मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये है मिनिमम एंड सेकंड पार्ट ये है मैक्सिमम। किसका, ए यूनियन बी का। ए में कितने हैं 3, बी में कितने हैं 6, कॉमन में कितने कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अगर हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन को रिकॉल करें, ये है अपनी रिलेशन
एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम देखते हैं कि हमसे इसके बारे में पूछा है, ये दोनों दिए हुए हैं, बचा ये। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू लीस्ट पॉसिबल हो तो ये बड़ा होना चाहिए, जितना ज़्यादा बड़ा नंबर को माइनस कर दोगे उतना कम बचेगा। फॉर दिस टू बी मैक्सिमम दिस शुड बी लीस्ट, फॉर दिस टू बी मिनिमम दिस शुड बी हाईएस्ट। सिंपल सी बात है, समझे? लिखिए इसको। अगर हम चाहते हैं कि ए यूनियन बी मैक्सिमम आए तो कब होगा? जब जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो छोटा हो। ए यूनियन बी हाईएस्ट कब होगा? जब इंटरसेक्शन की वैल्यू लीस्ट हो। और ए यूनियन बी लीस्ट कब होगा? जब जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बड़ा हो। ज़्यादा माइनस कर दोगे तो कम बचेगा, जो बचेगा वो छोटा होगा। तो ये है लीस्ट वैल्यू अगर तब होगी जबकि हमारा ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब क्या करें इसको हम लोग थोड़ा और डीप में जाके समझते हैं। ठीक है, ये केस 1 मान लें, ये केस 2 मान लें, केस वाइज देखते हैं। ठीक है, पहला केस, अगर ए यूनियन बी को हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम हो तो हमने क्या बोला अभी कि उसके लिए एन इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? मिनिमम। और कॉमन में मिनिमम कितना होगा? 0, नो कॉमन एलिमेंट, यानी डिसजॉइंट सेट्स ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस केस में चूंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू में कुछ भी नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉमन पोर्शन इज नथिंग, इन दिस केस यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। अब ये ऐसा कुछ केस होगा कि ना ए और बी में कुछ कॉमन तो है नहीं, इसमें 3 है उसमें 6 है, बताओ भाई यूनियन में कितने होंगे? वेरी सिंपल टू सी कि इसमें ये 0 है, ये 3 है, ये 6 है, तो अपना आंसर आ गया 9 एलिमेंट्स होंगे यूनियन में। ये हाईएस्ट है क्योंकि ये लोएस्ट है। ठीक है, हाँ, अब केस 2 को देखते हैं। केस 2 में क्या है भाई? केस 2 में हम चाहते हैं कि ए यूनियन बी का वैल्यू लीस्ट आए, मिनिमम आए। ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी इज द लार्जेस्ट पॉसिबल। इंटरसेक्शन लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ कि या तो पूरा का पूरा ए कॉमन निकला है या पूरा का पूरा बी कॉमन निकला है। अब भाई जब बी में ज़्यादा एलिमेंट है और ए में कम एलिमेंट है तो पूरा का पूरा बी कॉमन कैसे निकलेगा? हाँ, ये हो सकता है कि पूरा का पूरा ए कॉमन निकला है इस केस में। तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में से जो भी छोटा होगा वो पूरा का पूरा कॉमन निकला है, ये हो सकता है। ठीक है, इस केस में एन ऑफ ए छोटा है। अगर एन ऑफ ए छोटा है और वो पूरा का पूरा कॉमन निकल आया है, इसका मतलब है कि केस कुछ ऐसा बन रहा है कि बी के जो 6 एलिमेंट्स थे उन्हीं में से 3 हैं ए वाले एलिमेंट्स। 3 यहाँ है, 3 उसके बाहर है, मिलाकर बी के 6 हो गए। ठीक है, सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द होल ऑफ ए इज कॉमन एंड दैट मीन्स कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज इनसाइड बी, एंड इन दैट केस ए यूनियन बी इज नथिंग बट बी इटसेल्फ। ए यूनियन बी इज नथिंग बट बी इटसेल्फ, क्योंकि ए में कोई अलग से एलिमेंट्स तो है ही नहीं। अब अगर ए यूनियन बी के बराबर है तो बी में तो 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होंगे एंड दैट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। दैट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, आपको अगर कुछ छूट रहा हो तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, one more example and this is last example of today. Again एक word problem है। इसमें out of 880 boys in a school, out of 880 boys in a school, 224 play cricket, 240 play hockey, 336 play basketball. Of the total, 64 play both basketball, hockey, 80 play both cricket and basketball, and 40 play both cricket and hockey, 24 play all. What is the number who does not play any game? अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। पहली बार पढ़ते हैं तो हमने पहली बार तो पढ़ लिया, अब सेकंड टाइम पढ़ते हैं। 880 बॉयज़, तो यहाँ पता पड़ा कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 880। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 880। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया।
सी क्रिकेट, सी हॉकी एच और बास्केटबॉल बी, सी एच बी। अगर ये हम लोग सेट नोटेशन यूज़ करना शुरू करें तो ये हमारा 224 जो है ये हमारा सी एन ऑफ सी हो गया, 240 जो है वो एन ऑफ एच हो गया, एंड 336 ये एन ऑफ बी हो गया। ठीक है, सी और एच और बी। उसके बाद फिर लिखा है कि डबल डबल वाले, तो 64 है बी और एच दोनों में, 80 है सी और बी दोनों में, 40 है सी और एच दोनों में, और 24 तीनों में है। इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हमने नोट किया। देखिए, n of c is 224, n of h is 240, n of b is 336। कॉमन वाले n of b इंटरसेक्शन h चेक कर लेते हैं। b इंटरसेक्शन h 64, यस। c इंटरसेक्शन b क्रिकेट एंड बास्केटबॉल 80, बिल्कुल ठीक। n of c इंटरसेक्शन h, c इंटरसेक्शन h is 40, बिल्कुल ठीक। और नंबर ऑफ कॉमन मतलब c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन h तीनों मिलाकर जो आएगा वो आपका 24 है। अब वो कह रहे हैं कि क्या निकालना है, निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से उनको माइनस करो जो कुछ ना कुछ है, जिनके पास हॉकी या क्रिकेट या बास्केटबॉल, तो वो होंगे जिनके पास ये तीनों में से कुछ नहीं है। You have to find those number of students who do not play any of these games। तो जो खेलते हैं उनको माइनस कर देंगे टोटल में से, तो बचेगा वो जो नहीं खेलते हैं, ये हमें निकालना है। इज द प्रॉब्लम क्लियर? इज द प्रॉब्लम क्लियर? ओके जी, आपको अगर पूरी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी हो तो हम लोग दोनों मेथड से, मेथड 1 एंड मेथड 2, हम इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हमारा मेथड 1 है, या इवन मेथड 1 शुरू करने के पहले हम देखें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है, एन सी यानी क्रिकेट खेलने वाले 224, हॉकी वाले 240, बास्केटबॉल के 336, बास्केटबॉल हॉकी वाले 64, क्रिकेट बास्केटबॉल 80 एंड क्रिकेट हॉकी इज इक्वल टू 40, ऑल 324। तो अब अगर हम मेथड 1 की बात करें तो उसमें जो मेरे पास रिलेशंस अवेलेबल हैं, जैसे एक कोई इंपॉर्टेंट वाली एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वाली, या और भी कोई रिलेशंस अवेलेबल है, तो उनको मैं रिकॉल करता हूँ और जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनसे रिलेट करते हुए फिर वर्किंग करने का ट्राई करता हूँ। अभी इस क्वेश्चन में अगर मैं उस रिलेशन को लिखता हूँ तो मुझे मिलता है कि एन ऑफ सी यूनियन बी यूनियन एच गिव्स मी एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। नाउ इनकी वैल्यूज अगर पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है कि 640 बच्चे, 640 लोग वो हैं जो तीनों में से कम एक स्पोर्ट ज़रूर खेलते हैं, वो तीनों में से कम एक स्पोर्ट ज़रूर खेलते हैं। और मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ़ पीपल निकालिए जो तीनों में से एक भी स्पोर्ट नहीं खेलते। तो ऑब्वियसली मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सा है, इसलिए मैं सिंपली टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से मैं वो स्टूडेंट्स को माइनस कर दूंगा जो कम से कम एक स्पोर्ट ज़रूर खेलते हैं, और उससे मुझे मिल जाएगा वो बच्चों की काउंटिंग जो इनमें से कोई भी एक स्पोर्ट नहीं खेलते, 240। पर क्योंकि इस बार क्या था कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, इसलिए आसानी से हमने जो हमारी अवेलेबल रिलेशन थी उसको यूज़ करके आंसर निकाल दिया। पर क्या पता कि मुझसे कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछें, मुझसे वो पूछ सकते हैं कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स की काउंटिंग बताओ, कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओनली हॉकी खेलते हैं या ओनली बास्केटबॉल खेलते हैं। They can ask me कि find number of students who play only one of the sport, ठीक है, exactly one, that means they can ask me a number of students who play exactly 2 sports. They can ask me number of students who play at least 2 sports. At least में क्या आएगा, 2 केस बन जाएंगे, exactly 2 वाले और all 3 वाले, इनको ऐड कर देंगे तो एटलीस्ट 2 वाला केस मिल जाएगा। ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और उसके लिए रिलेशंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम लोग फिर मेथड 2 की बात करते हैं जिसमें वेन डायग्राम का यूज़ है। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या, देखिए वेन डायग्राम में हम बात करते हैं कि पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लिया हमने अच्छे से कि ये मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, और फिर हम वो 3 सेट्स जो हमारे पास हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी के लिए, उसके लिए मैंने ऐसे 3 सर्कल्स बना लिए, एक रेक्टेंगल बना लिया यूनिवर्सल सेट के लिए, और हर एक रीजन में हमने कुछ वेरिएबल्स की मदद से हमने वहाँ पर अजम्पशन कर लिया कि सपोज इस एरिया के मतलब ओनली क्रिकेट के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो मान लीजिए स्मॉल सी है। इस तरीके से हमने बाकी अजम्पशंस कर लिए।
ठीक है, स्मॉल लेटर्स जो है वो हमारे डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कंडीशन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंटिंग है। ठीक है, अब इसमें हमें दिया जो है उसको हम लोग यूज करके इक्वेशंस बनाएंगे और जल्दी आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। अभी हम हर बार हम स्टार्ट करेंगे हमारे ई वाले पोर्शन से, मतलब कि मोस्ट कॉमन एरिया से शुरू करेंगे। ई वाला जो पोर्शन है उसमें इस बार अभी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 24 स्टूडेंट्स आर देयर व्हिच प्ले क्रिकेट, हॉकी एज वेल एज बास्केटबॉल। तो वो है E इज इक्वल टू 24। देखिए हमने इससे शुरू किया, मोस्ट कॉमन पोर्शन शुरू किया, वो आया हमारा 24। उसके बाद हमारी बारी आती है A, D और F की, मतलब जो दो में कॉमन है उसकी। तो A अगर मुझे निकालना है, मुझे क्वेश्चन में जो दिया गया है, मुझे बताया गया है कि C एंड B खेलने वाले लोग हैं। C एंड B वाले कितने हैं? 80, और उसमें से ओनली तीनों वाले जो है वो है 24। तो 80 में से 24 माइनस करेंगे तो बचेगा A का वैल्यू। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो A हमको मिल रहा है 80 माइनस 24 से 80 गिवन है, 24 भी गिवन है, माइनस किया तो मुझे A मिल गया। ऐसे ही मुझे B कैसे मिलेगा? B नहीं, मुझे D और F निकालना है, तो मुझे D कैसे मिलेगा या F कैसे मिलेगा? F मुझे मिलेगा इसमें से, ये क्या है? B और H। B और H मतलब कितना है? 64 में से 24 माइनस करके। ठीक, ऐसे मुझे D कैसे मिलेगा? इसमें से मुझे 24 माइनस करना पड़ेगा। ये मतलब C और H। C और H कितना है भाई? C इंटरसेक्शन H इज 40 में से अगर मैं 24 माइनस कर दूंगा तो मुझे D मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, F एंड D। एग्जैक्टली 2 वाले केसेस हैं, एग्जैक्टली 2 C एंड B, एग्जैक्टली 2 B एंड H, एग्जैक्टली 2 C एंड H। उसके बाद बारी आती है C, B और H के जो वेरिएबल्स यूज किए हमने उसकी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी हम गिवन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेरे पास 224 दिया गया है इन सबको मिला के, 224 है नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट। अब मेरे पास ये तीनों अलग अलग मिल चुका है, तो 224 में से मैं इन तीनों को माइनस कर दूं तो मुझे C मिल जाएगा। ठीक है, आर वी गेटिंग इट? 224 में से अगर मैं इन तीनों को माइनस कर दूं तो मुझे C की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इस तरीके से C मिला 224 में से मैंने माइनस किया AED, मैंने माइनस किया AED। ठीक, 128 इज द आंसर फॉर C। सेम तरीके से अगर मैं B निकालना चाहूं तो मैं B के 336 में से A, E और F की वैल्यूज माइनस कर दूंगा। ऐसे ही मैं अगर निकालना चाहूं स्मॉल h को, तो मैं H, कैपिटल H हॉकी वाले कितने हैं? 240 है, उसमें से मैं D, E और F की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 160। Now once we have got the values of all these variables that we have used, then we can find the solution of या answer of any question that can be asked। अगर मुझसे इस बार पूछा गया है कि number of people who are not playing any of these games, तो ऑब्वियसली इस केस में तो टोटल जो था हमारा 880, उसमें से हमको इन सबको माइनस करना है। इन सबको माइनस कर देंगे तो जो बाहर के हैं वो बचेंगे। बाहर वाले कौन से हैं? जो कुछ नहीं खेलते। तो 880 टोटल में से इन सबको माइनस करना है। माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 240। लेकिन अगर मुझसे और क्वेश्चन पूछे गए होते, जैसे मुझसे अगर पूछते कि एग्जैक्टली वन स्पोर्ट खेलने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, अगर मैं इसको यहाँ लिखूं एग्जैक्टली वन स्पोर्ट खेलने वाले, अगर मैं एग्जैक्टली, अरे भाई थैंक यू बाद में बोल लेना, ठीक है, एग्जैक्टली वन स्पोर्ट खेलने वाले, तो आप क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली वन मतलब कौन से हुए? ये स्मॉल c, स्मॉल b एंड स्मॉल h, ये हमारे एग्जैक्टली वन वाले होंगे। तो यानी इनकी जो वैल्यूज होगी हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझसे बोलते हैं कि एग्जैक्टली 2, स्पोर्ट्स खेलने वाले पूछा अगर मुझसे, तो एग्जैक्टली 2 में कौन कौन है? A है, D है और F है। तो मेरा आंसर निकालने के लिए मुझे A प्लस D प्लस F करना होगा। ठीक है, अगर मुझसे बोलते हैं कि एटलीस्ट 2, अगर मुझसे कहते हैं एटलीस्ट 2, तो मुझे उसके लिए एटलीस्ट 2 का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट 2 का मीनिंग होता है कि या तो 2 स्पोर्ट्स या ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो एग्जैक्टली 2 वाले जो आंसर थे वो है A प्लस D प्लस F
ये एग्जैक्टली 2 वाले केसेस है और 3 वाला केस भी काउंट करना है तो इसमें हमने प्लस ई कर दिया. दैट्स हाउ आई गेट द आंसर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स आउट ऑफ दीज 3. सो अगर मैंने इस अप्रोच को फॉलो किया तो मैं कितने भी क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूँ. ठीक है, चलिए, दिस वाज आवर लास्ट illustration example and we have discussed it. Session 2 is over. Now you will attempt the homework that is given to you and then we will discuss all those questions that you ask as doubts. ठीक है, thank you.